नमस्कार साथियों, आज हिंदी विषय के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूजीसी नेट इसके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का एक वीडियो और तैयार किया है। इसमें हम काल विभाजन एवं नामकरण की जो समस्या है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन में सबसे ज़्यादा दिक्कत रही और उससे ज़्यादा दिक्कतें नामकरण में रही। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये दोनों समस्याएं बड़ी रही हैं। आइए चर्चा करते हैं। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बैठता है कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन का जो पहला प्रयास था वो किसने किया था? तो पहला प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। उन्होंने संपूर्ण साहित्य को 11 कालखंडों में बांटा। ये शुरुआती दौर की बात है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण साहित्य को 11 खंडों में बांटा। काल विभाजन का अगला प्रयास माने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में अगला जो प्रयास करते हैं वो मिस्र बंधुओं ने किया, और मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में किया। अब आप जानते हैं मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम मिस्र बंधु विनोद है। इसमें उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। पहला प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया था, और दूसरा प्रयास है वो मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में किया, और इसमें मुख्यतः 5 खंडों में पूरे काल को विभाजित किया है। मिस्र बंधुओं के काल विभाजन किस प्रकार का था? मिस्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया था वो किस प्रकार का था या उन्होंने क्या कहा? तो पहले वाले काल के लिए आरंभिक काल, और ये इसकी समय सीमा उन्होंने रखी 643 ईस्वी से लेकर के 1387 ईस्वी। दूसरा काल उन्होंने मध्यकाल लिया, और इसकी समय सीमा 1388 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक का रखा। और इसके बाद में उन्होंने तीसरा काल लिया है वो अलंकृत काल लिया है, और इसकी समय सीमा 1624 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक रखा है। और इससे अगला माने चौथा काल उन्होंने लिया है वो लिया है परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल का जो समय सीमा है वो 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का काल परिवर्तन काल के रूप में लिया। और अगला और अंतिम उन्होंने जो बनाया वो वर्तमान काल है, और ये 1869 ईस्वी से आज तक अद्यतन अब तक का उन्होंने माना है। तो आपने क्या देखा? मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन का पहला प्रयास किया था उसमें 5 भाग बनाए थे, और मिस्र बंधुओं से पहले जो सबसे पहले काल विभाजन किया था वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। इसके बाद में इस काल विभाजन की मूल समस्या यह थी कि यह अत्यंत जटिल है, बहुत कठिन था। एक काल के बाद दूसरा, उसके अंदर फिर तीसरा, उसका और पार्ट बना रखे थे। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से मान करके अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी में मान लिया गया, जो कि हिंदी से बहुत पीछे, मानी अपभ्रंश की रचनाओं को भी हिंदी में स्थान दे दिया, जो उनके काफ़ी पहले। ये अपभ्रंश और भाषाओं का साहित्य है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिर काल विभाजन किया। उस काल विभाजन को भी देख लेते हैं जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है वो पहले वाले काल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, आदि काल कहते हैं, या उसको वीरगाथा काल के नाम से जान लें। और इसकी समय सीमा रखी थी संवत 1050 से 1375। ये पहले वाला काल था, वीरगाथा काल था। इसमें वीरतापरक रचनाओं की रचना ज़्यादा बहुतायत से हुई। उसके बाद दूसरा काल था वो पूर्व मध्य काल उन्होंने रखा है। इसमें भक्ति काल, इसमें भक्ति से संबंधित सगुण, निर्गुण और इसके छोटे छोटे जो है शाखाएं, उप शाखाएं और विभाजित होती हैं। इसकी समय सीमा 1375 संवत से लेकर के और 1700 संवत तक का मानते हैं। अगला उत्तर मध्य काल, इसमें रीति काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है रीति यानी श्रृंगार और साथ ही साहित्य में बहुत अधिक साफ सुथरापन, बहुत अधिक साहित्यिक जो चीज़ें थी वो इस काल में जितनी आई इतनी अन्य किसी काल में शायद नहीं आई हों। इसकी समय सीमा को रखा है 1700 संवत से लेकर के 1900 संवत तक। इसके बाद में अगला और अंतिम उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन में किया है आधुनिक काल, और इसको उन्होंने गद्य काल के रूप में माना है। इसमें गद्य विधाएँ जो 16 थी उनका वो इसी काल में मानी जाती हैं। इसकी समय सीमा 1900 से लेकर के 1984 संवत तक, और इसका आद्यतन भी मान लेते हैं। इसकी चर्चा हम विस्तृत आगे करेंगे। शुक्ल का जो काल विभाजन था वो जटिलताओं से मुक्त था, और ये काल विभाजन था। जटिलता इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। जितनी भी जटिलताएं थी लगभग सबको उन्होंने समाप्त सा कर दिया था।
अगले बड़े जो अपने साहित्यकार आते हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इनका काल विभाजन क्या है वो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के मूल स्वरूप को स्वीकार किया। पहली बात तो ये, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकार किया, और इसी आधार पर उनका काल विभाजन भी है। माने किस आधार पर है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन किया। तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। आदिकाल इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का माना। उसके बाद में दूसरा जो काल माना पूर्व मध्यकाल, ये 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का माना। और इसके बाद तीसरा काल है उत्तर मध्य काल, ये 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का। और अगला और अंतिम काल उन्होंने आधुनिक काल माना, जो 1900 से लेकर के आज तक का मानना है। इसमें जो सबसे बड़ी और विशेष बात आई है वो क्या है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन पर आम सहमति बनी हुई है। माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है उसके ऊपर साहित्यकारों में, साहित्य के प्रकांड पंडित, साहित्य के विद्यार्थियों ने अपनी आम सहमति दी, इसी को स्वीकार किया जाता है। आइए अगले जो साहित्यकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका काल विभाजन देखते हैं। तो उन्होंने पहले वाले काल माने आदिकाल को संधि काल के रूप में माना है, और इसकी समय सीमा जो है वो 750 विक्रमी संवत से लेकर के 1000 विक्रमी संवत तक का माना है। दूसरा उन्होंने चारण काल जो इसी में माना जाता है, इसका लिया उन्होंने 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक का। और उसके बाद में आप ये तो जानते हैं चारण काल में राजा महाराजाओं की प्रशंसा, जो जिसमें ज़्यादातर राशों काव्य रचे गए थे। और इसके बाद भक्ति काल है, तो भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक का। और इसके बाद में रीति काल जो उन्होंने लिया है वो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक का लिया है। और आधुनिक काल 1900 से लेकर के अद्यतन तक मानी आज तक का उन्होंने स्वीकार किया। आपने देखा कि उन्होंने आदिकाल के ये दोनों पार्ट हैं वो साथ उठाए, उसके बाद में तो सारी समय सीमा एक साथ हैं। और संधि काल लिया उन्होंने 750, वो 1050 मानते हैं, और उन्होंने थोड़ा उनसे पीछे का लिया 750। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि विगत 150 वर्षों में माने जो अभी 150 साल जो बीते हैं उनमें आधुनिक काल को कैसे उपखंडों में विभाजित किया जाए। सामान्यतः आधुनिक काल के निम्न उपखंड किए जा सकते हैं। अब क्या था, ये जो 1900 से लेकर के आज तक का जो काल किया गया है, ये 150 साल जो हैं इनको कौन कौन सी शाखाओं में बांटा है, कौन कौन सी धाराएं इसमें ली हैं, तो आइए उनका विस्तृत अध्ययन हम फिर से करते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो पहला युग माना भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर ये युग है। और इसकी समय सीमा क्या मानी, 1850 से लेकर के 1900 तक का काल भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनको गद्य का जनक भी माना जाता है, तो यहीं से इसकी शुरुआत मानते हैं। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 1900 से लेकर के 1918, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप जानते होंगे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो प्रकाशन किया 1903 ईस्वी में इसके प्रधान संपादक बने थे। और 1920 तक ये प्रधान संपादक इनके रहते माने लगभग 17 साल तक। और सरस्वती पत्रिका जो हिंदी साहित्य की एक बड़ी पत्रिका के रूप में थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। वैसे तो उस पत्रिका का प्रारंभ बहुत पहले माने 1900 ईस्वी में हो गया था, और उस समय इनके संपादक कोई और थे, और बाद में जाकर के ये। चलिए आइए चर्चा करते हैं अगला, छायावाद। छायावाद 1918 से लेकर के 1936 तक का जो काल है वो छायावाद के रूप में जाना जाता है। आप सब जानते हैं, मोटे तौर पर अगर छायावाद की बात की जाए तो 1920 से लेकर के 1936 तक के काल को छायावाद के रूप में जानते हैं। उसके बाद में बात करते हैं छायावाद के बाद दूसरा जो काल आता है वो आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद में क्या था कि ये 1936 से लेकर के और 1943 तक। अगर एक चीज़ और यहाँ अगर चर्चा की जाए छायावाद में, तो छायावाद के 4 करण आधार थे। आप जानते होंगे सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और एक हैं जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के 4 प्रमुख करण आधार माने जाते हैं। जब इनका कवि परिचय होगा तो वहाँ पर इनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे।
आगे चर्चा हमारी चल रही थी। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 43 तक का रहता है। उसके बाद में प्रगतिवाद के बाद में प्रयोगवाद आता है। उसकी 1943 से लेकर के 1951 मानी स्वतंत्र जब भारत हो गया था 1947 में, उसके बाद से लेकर के संविधान बना तब तक प्रयोगवाद रहा। और इसके बाद की जो कविताएं थी उनको नई कविता के रूप में जानते हैं, और ये 1951 से लेकर के 1960 तक का मानते हैं। और 1960 के बाद की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कविताएं हैं, उन सबको सठोत्री कविता के रूप में जानते हैं। सठोत्री माने 1960 के दशक के बाद की। तो ये जो विभाजन जो किया गया है ये पद्य के आधार पर किया गया है। अगर गद्य की भी बात की जाए तो मैं गद्य के हिसाब से भी नीचे और चर्चा करते हैं। आइए, इसमें एक विशेष बात है, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। 1918 आप यहाँ देखेंगे छायावाद के बाद 1918 के बाद छायावाद का प्रारंभ के बाद का विभाजन कविता को ध्यान में रख करके किया गया है, माने पद्य को ध्यान में रख करके किया गया है। अगर बात गद्य विधाओं की की जाए तो विभाजन इस प्रकार होगा। ये तो पद्य की बातें थी सारी। भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता और सठोत्री, ये सारी की सारी चीज़ें तो पद्य के आधार पर थी। अब बात करते हैं गद्य के आधार पर कि गद्य के आधार पर भी इसका काल विभाजन आधुनिक काल में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला लिया है उपन्यास। तो उपन्यास के आधार पर अगर चर्चा की जाए तो प्रेमचंद पूर्व युग एक युग माना, प्रेमचंद का युग वो माना, और प्रेमचंदोत्तर युग माने प्रेमचंद के बाद का युग, और स्वतंत्रोत्तर युग। ये उपन्यास के आधार पर अगर चर्चा की जाती है तो हमें यहाँ दिखाई देता है ये विभाजन। तो वैसे आप जानते हैं कथा सम्राट के रूप में प्रेमचंद जी को जाना जाता है। उपन्यास में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी। आप जानते हैं उनका तो एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान था जो महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। अगली चर्चा करते हैं कहानी के आधार पर अगर विभाजन किया जाए तो क्या होगा। तो प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, माने प्रेमचंद से पहले का, प्रेमचंद के ज़माने का और प्रेमचंद के बाद का। और इस युग में कहानी की प्रमुख धाराएं जो प्रवाहित रही हैं वो कौन कौन सी धाराएं हैं, आइए उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट आपका है और यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में ज़रूर आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार इसके ऊपर और चर्चा करके देखते हैं कि नई कहानी, इसका प्रारंभ प्रेरणता कौन थे। तो राजेंद्र यादव, ये आप सब जानते हैं, हंस पत्रिका में काफ़ी दिनों तक ये संपादक रहे थे, और उसके साथ कमलेश्वर, ये नई कहानी के प्रेरणता के रूप में जाने जाते हैं। और ए कहानी की प्रेरणता है वो श्रीकांत वर्मा जी मानते हैं। और उसके बाद में सहज कहानी, इसकी प्रारंभकर्ता जो माने जाते हैं वो अमृत राय हैं। सक्रिय कहानी है उसके जो प्रेरणता है वो राकेश वत्स हैं। समांतर कहानी है वो कमलेश्वर, इनको प्रेरणता माना जाता है। इसके बाद में सचेतन कहानी महीप सिंह। तो आपने क्या देखा कि नई कहानी, ए कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समांतर कहानी और उसके बाद में सचेतन कहानी, ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से एक प्रश्न तो निश्चित रूप से यहाँ बनता ही बनता है। तो विशेष रूप से एक बार आप जरूर इसको देखेंगे। नाटक के आधार पर अगर चर्चा की जाए तो प्रसाद पूर्व युग, तो ये जयशंकर प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद का युग है वो नाटकों में, और प्रसादोत्तर प्रसाद के बाद में, जयशंकर प्रसाद के बाद में। अब जानते हैं नाटकों के रूप में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और ऐतिहासिक ही उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो इस आधार पर किया जाए तो प्रसाद पूर्व का युग, प्रसाद का युग और प्रसादोत्तर युग। अगर बात की जाए आलोचना या निबंध के आधार पर, तो आलोचना और निबंध के आधार पर अगर विभाजन किया जाता है 150 सालों का, तो वो क्या रहेगा, शुक्ल पूर्व युग, माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का समय। ये था आपका काल विभाजन, जो विशेष रूप से इसमें से एक छोटे से वीडियो में से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को उठाया गया है। और इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो नामकरण की समस्या को लेकर के रहेगा। तो मैं साथियों से निवेदन करूँगा कि अगले वीडियो के साथ भी आप जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।